हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का चंद्रिका ईडू वर्ल्ड में। आई होप आप सभी की तैयारी सब जबरदस्त चल रही होगी। और मैं आप आज एक नए वीडियो में आपके साथ आ चुकी हूँ, जो कि है हमारा हिस्ट्री, जो कि काफ़ी बोरिंग लगता होगा आप लोगों को। आई नो, ये पढ़ते समय हम लोगों को काफ़ी नींद आती थी बचपन में, और अभी भी आती है, आप लोगों को भी आती होगी। आई एम डैम श्योर। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, होप, एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को। देखिए, इतिहास क्या है। सबसे पहले हम लोग आते कि इतिहास क्या होता है। व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। दैट्स आपके मन में हमेशा चलता होगा कि इतिहास आखिर है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, इतिहास आप लोग को लगता है बीती हुई बात है। हाँ, बिल्कुल है, ठीक है, जो बीत गई वो बात गई, बिल्कुल है। लेकिन इसे हम एक और नज़रिए से देख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि इतिहास क्या है। इतिहास देखो, जैसे मान लो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, वो आपको छोड़ के चली गई, ठीक है। तो आपको हमेशा उसकी याद आती है, सब कॉन्शियस माइंड में भी और माइंड में भी, कि हाँ कोई था, कोई है, उस तरह का। नहीं है नहीं है, मतलब चलता रहता है दिमाग में। तो देखो, इतिहास भी कुछ गर्लफ्रेंड उसको मानो तो तुमको बोरिंग नहीं लगेगी। वैसे होती है बोरिंग, बट ठीक है। देखो, अतीत एवं वर्तमान के बीच एक निरंतर और अंतहीन संवाद को ही इतिहास कहते हैं। कौन बोला था? तो E.H. कार्ल बोले थे। ये हिस्टोरियन हुए थे, इन्होंने कहा था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच निरंतर एवं अंतहीन संवाद है। ये कार्ल बोले थे। अब समझ में आया? मतलब संवाद है मीन्स कि बात विवाद चलते रहता है, कि जो बीत गया है और जो वर्तमान में अभी चल रहा है, जो बीत गया उस दोनों के बीच में एक संवाद है। क्या है? संवाद है, मतलब बात, कन्वर्सेशन है। ओके, तो यही इसको इतिहास बोलेंगे। सिंपल सी बात है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि मैम ठीक है, आपने तो बताया कि इतिहास क्या होता है, बट इसके सोर्सेज क्या है, मीन्स कि स्रोत क्या है। हम कैसे समझेंगे कि इतिहास किसका, कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम कैसे समझेंगे आखिर क्या इसका माध्यम है, मीन्स स्रोत है जहाँ से हम इतिहास के बारे में जानेंगे। तो देखो, सोर्सेज मीन्स कि इतिहास के सोर्सेज क्या है। इतिहास इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे, इतिहास के सोर्सेज क्या है। तो देखो, मुख्यतः दो तरह के सोर्सेज होते हैं। जगह कम था इसलिए मैंने बस हिंदी में लिखा है। तो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उसे कहते हैं, यानी पुरातात्विक स्रोत, जो हम लोगों को, जैसे कि मान लो कोई राजा आया, कोई महाराजा आया, या फिर इतिहास में कुछ भी घटित हुआ, ठीक है, तो वो मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं दब के रह गया था। तो मिट्टी के अंदर दब के रह गया था। तो फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि मतलब जो पुरातत्वविद होते हैं वो सोचते हैं कि क्या, कहाँ पे घटित हुआ था, कितना साल हो चुका है इस चीज़ को। तो उसके बारे में वो एक पद्धति होता है, कार्बन 14 पद्धति, उसके माध्यम से। ये बदमाशी क्यों कर रहा है? सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखो, तो क्या होता है कि कार्बन 14 एक पद्धति है जिसके माध्यम से, बंद करो उसको, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जिसके माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से कि इतिहास में कोई भी घटनाएं हुए तो वो कितने साल पुरानी है, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखो, अभिलेख भी हैं, स्मारक भी है, मूर्तियाँ हैं, कॉइन्स है, मुहर है, होता है स्क्रिप्चर्स वगैरह होता है, जो कि कोई भी, जैसे अशोक के टाइम में आया था, और भी बहुत सारे राजा, समुद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य में आए थे, मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी के आए थे। उन्होंने जो भी काम किए हैं, उन्होंने अपने एक स्मारक, यानी कि एक शिलालेख, यानी शिलालेख उसको बोलते हैं जो पत्थर का एक, मतलब ये खंभा टाइप का होता है, उस पर अपना कीर्ति को लिखवाए थे कि हम ये काम किए, हम वो काम किए। जैसे कि आप लोग धम्म में भी पढ़ेंगे आगे जाके, अभी मैं उतना नहीं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अब आते साहित्यिक स्रोत क्या होता है। साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्स क्या होता है। लिटरेरी सोर्स में दो तरह के होते हैं, एक देखो भारतीय, और एक भारतीय स्रोत देखते हम लोग क्या है, और एक विदेशी स्रोत क्या है। तो भारतीय स्रोत में भी कई तरह के हैं, 3 तरह के। एक धार्मिक साहित्य, यानी कि जो धर्म के आधार पर लिखा हुआ है, ठीक है, और एक धर्म निरपेक्ष, जो धर्म पर मानता नहीं है, मतलब उतना धर्म को लेके नहीं चलेगा वो लोग, और धर्म से विलग होकर कहीं ना कहीं चलेगा, धर्म निरपेक्ष साहित्य। और तीसरा है संगम साहित्य। संगम साहित्य साउथ इंडिया में आया था, और उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरा स्रोत, देखते हैं क्या है। तो एक भारतीय स्रोत हो गया, एक विदेशी स्रोत हुआ। तो विदेशी स्रोत उसको बोलते हैं जो फॉरेनर्स हमारे देश में आए, इन्वेजन जब वो आए हम लोगों के देश में, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह, यहाँ का कल्चर इतना अच्छा है, इतना रिच है। तो उन्होंने अपने अनुसार, अपने माइंड के अनुसार, उन्होंने बहुत सारे तरीकों से यहाँ कुछ मतलब लेखन कार्य किया था, लिखा था, अपनी किताबें लिखी थी, अपने लेख लिखे थे। तो उसमें देखो,
यात्री कई तरह के जो मतलब यात्री ट्रेवलर्स आते थे विदेश से इंडिया में, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें पुस्तकें लिखी हैं। तो उसमें यूनानी यात्री थे, चीनी यात्री थे, अरबी यात्री थे वो, ठीक है ना। तो उन्होंने अरबी लेखक थे, तो उन्होंने लिखा है। जैसे कि मान लो यूनानी यात्री में कौन कौन लेखक थे आए थे, मेगास्थनी आए थे, टॉलमी आए थे, हेरोडोटस आए थे, नियार्कस आए थे। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये बताओ इनमें से कौन सा जो यात्री है किस देश का था। ऐसा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में भी और हर एग्जाम में आता है, दरोगा हो, पुलिस हो, सब में। चीनी यात्री में देखो फाहियान आया था, वेनसंग हर्षवर्धन के समय में आया था, इत्सिंग आया था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को, बट अभी नॉर्मल बता रही हूँ। अरबी देखो अल सुलेमान अल मसूदी इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता मोरक्को का था। अरे वहीं मोरक्को शायद अभी नूरा फतेही शायद वहीं की है, हाँ वही की है। तो इब्न बतूता, हाँ हाँ उसके नाम पे तो आप लोगों को काफ़ी हंसी आ गई होगी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, हंसना मना है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो देखो साहित्यिक स्रोत में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो धार्मिक देखो हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि धार्मिक साहित्य, ये तो विदेशी बता दें कि साहित्यिक में दो थे, एक भारतीय एक विदेशी। अब भारतीय के अंतर्गत भी भारतीय साहित्य जो है तो उसमें भी धार्मिक साहित्य हम लोग, तो पहला नंबर हम लोग धार्मिक साहित्य को डिस्कस करेंगे, ठीक है। धार्मिक साहित्य को डिस्कस करेंगे तो देखो यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे की चीज में मुझे बौद्ध जैन के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ब्राह्मण साहित्य था तो वो कैसा था और उसमें क्या क्या है, ठीक है ना। तो ब्राह्मण साहित्य मतलब ब्राह्मण जो साहित्य है, लिटरेचर है, उसमें क्या क्या चीज है, किस किस माध्यम से इतिहास को जान सकते हैं, ठीक है। तो देखो ब्राह्मण साहित्य में वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, निशाद तुम लोग भी रिपीट करना, ठीक है। वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, उपवेद है, षड दर्शन है, फिर महाकाव्य है, पुराण है, स्मृति है। देखो वेद क्या है दोस्तों, तो वेद जानते हुए आप लोग हमेशा सुनते होंगे वेद पुराण ये सब सुनते होंगे अपने अपने घरों में। तो देखो वेद 4 तरह के होते हैं मुख्यतः, हाँ, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मैं इन सब के बारे में डिटेल में आगे बताऊंगी, पर अभी नॉर्मल देखो ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय है, कौशिकी है, गोपथ है। आरण्यक में क्या क्या है, तो तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है और ऐतरेय है। फिर उपनिषद में क्या है, तो 3 है। छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। वेदांग में 6 तरह के वेदांग है। वेदांग उसको बोलते हैं जो वेद को मतलब आसान बनाने के लिए वेदांगों का निर्माण किया गया था, ताकि हम वेद के अध्ययन को सुलभ मतलब आसानी से पढ़ सके। उसमें 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। अब आते हैं उपवेद में। तो उपवेद में भी 3 तरह के, बट यहाँ पे मैंने 2 ही लिखे, मतलब इसमें भी बहुत सारे हैं, बट मैंने शॉर्टकट में वही लिखा है। उपवेद में आयुर्वेद और धनुर्वेद है। षड दर्शन, ठीक है, उसमें देखो सांग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 6 दर्शन है, मतलब ये आपको हमेशा मतलब काम देगा, लाइफ में भी काम देता है। तो मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे, बट अभी देखो सांख्य दर्शन है, योग है जो पतंजलि, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। कपिल मुनि भी लाए थे, जैमिनी थे, योग के पतंजलि थे, इसी तरह से आगे भी। अब महाकाव्य में देखो रामायण है, महाभारत है, फिर कालिदास की रचना है रघुवंश, महाकाव्यम, मेघदूतम, ये सब भी है। पुराण में देखते विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण है। स्मृति में है मनु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। देखो मनुस्मृति का हमेशा बुराई होता है, बट ठीक है वो सब पे हम लोग को ध्यान नहीं देना है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा दोस्तों कि इतिहास क्या है, और इतिहास अगर है तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को ये बताया था कि इतिहास क्या है। तो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड थी अब नहीं है, बट उसकी यादें कहीं ना कहीं हैं, तो आपके माइंड उनके बारे में सोचना, ये आपके दिमाग में हमेशा चलते रहता है उसके बारे में। तो वो वर्तमान जो आपका भी है और पुराना जो बीत गया उसके बीच में जो संवाद चलते रहता है, जो निरंतर कन्वर्सेशन चलते रहता है, अरे यार वो थी ऐसे करती थी, वैसे करती थी, यहाँ जा रही थी वहाँ, तो उसी तरह का इतिहास भी है कि उसका भी अगर कुछ वर्तमान में हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन पीछे से होगा, या पीछे कुछ हुआ है उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन अभी से है, ठीक है। और ये बात भी ध्यान देना है आप लोगों को कि जो आज का वर्तमान है वही कल का इतिहास बनेगा, और जो कल का वर्तमान था वही आज का इतिहास है। ओके,
आई होप यू वेरी क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इतिहास क्या है, तो अतीत एवं वर्तमान के बीच एक निरंतर एवं अंतहीन संवाद है, इहकार बोले थे। अब आता है प्रश्न के इतिहास के स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है एंड लिटरेरी सोर्सेज है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में अभिलेख, स्मारक, मूर्तियां, सिक्के, मुहरे हैं। ओके। साहित्यिक स्रोत में भारतीय स्रोत है, विदेशी स्रोत है। धार्मिक भारतीय स्रोत में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य है। विदेशी स्रोत में विदेशी यात्री जो वर्णन किए थे अपने अपने सोच के अनुसार, उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, तो उनके माध्यम से 3 तरह के विदेशी यात्री मुख्यतः आए थे। वैसे तो आए तो बहुत सारे, यूनानी, चीनी, अरबी। तो यूनानी आए थे, वो मौर्य सब के समय में आए थे, फिर मतलब कि उससे भी पहले सिकंदर सब के साथ, ठीक है। और चीनी यात्री फाहियान वेनसेंग इत्सिंग, अरबी जो है अल सुलेमान अल मसूदी इब्न बतूता, ठीक है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। इसमें ब्राह्मण साहित्य के बारे में हम लोग पढ़े हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, षड दर्शन, महाकाव्य, पुराण, स्मृति। अब आप लोग को वेद में पहले सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये शेष मैं आपको डिटेल आगे और पढ़ाऊंगी। तो बस आपको ये सब रिकॉल करना है, कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो उसको सुनना है, ध्यान से सुनना है और बहुत अच्छे से इसको रिकॉल करना है माइंड में। जो बीपीएससी टीआरई के बच्चे हैं, जो टीचर वाला एग्जाम देने वाले हैं, और कोई भी एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी तक भी आप ये सब बेसिक चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगा, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी के साथ मैं ये यहाँ पे आज ये लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। आगे हम लोग कुछ नया करेंगे, और अगर आप लोगों को किसी नए तरह की वीडियो की आवश्यकता है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके, धन्यवाद, बाय, शुभ रात्रि, ओके बाय।